प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आरक्षण की राजनीति। आरक्षण की राजनीति का क्या अर्थ है, आरक्षण की राजनीति का क्या इतिहास रहा है, आरक्षण की राजनीति कितने प्रकार की है, आरक्षण की राजनीति का वर्गीकरण क्या है, किन किन कम्युनिटीज़ को आरक्षण दिया गया है, आरक्षण प्रदान करने के पीछे क्या क्या उद्देश्य रहे हैं, पॉलिटिक्स ऑफ रिजर्वेशन, हिस्ट्री, क्लासिफिकेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो आइए आज हम एक बहुत ही रोचक विषय आरक्षण की राजनीति पर अध्ययन करते हैं। आरक्षण की राजनीति। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के वर्गों का वर्णन किया गया है: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग। संविधान में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को अन्य पिछड़े वर्गों की अपेक्षा वरीयता प्राप्त है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की पहचान के लिए एक एजेंसी और पद्धति निर्धारित की गई है, लेकिन पिछड़ी जातियों की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। पूरे देश में जाति व्यवस्था में अनुसूचित जातियों व जनजातियों का स्थान सबसे नीचे दिया गया। 1950 में संविधान लागू होने पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आयुक्त के कार्यालय की स्थापना की गई, जिसका अर्थ है समन्वय एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। तो भारतीय संविधान के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों यानी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को आरक्षण प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त जो है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की भी बात कही गई है। अब प्रश्न उठता है, आरक्षण का क्या अर्थ है? सामान्य शब्दों में आरक्षण का मतलब है किसी की रक्षा करना, किसी की सहायता करना, किसी को संरक्षण प्रदान करना या किसी को ऊपर उठाना। भारतीय दृष्टिकोण से आरक्षण का अभिप्राय है कि शताब्दियों से जो व्यक्ति या व्यक्ति समूह या विशेष वर्ग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक दृष्टि से शेष समाज के मुकाबले पिछड़ा हुआ है या विकास से वंचित है या उन्नत समाज की दृष्टि में घृणा व हे दृष्टि का पात्र है या समाज की मुख्य धारा से कटा हुआ है और उन्नत समाज के अन्याय और शोषण का शिकार है, उसके लिए राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक, प्रशासनिक क्षेत्र में अन्य समाज के मुकाबले विशेष प्रकार की सुविधाएं अथवा संरक्षणात्मक भेदभाव उपलब्ध करवाना, ताकि समाज के शोषित, पीड़ित एवं दबे कुचले वर्ग के लोगों के समकक्ष प्रतियोगी होने की क्षमता प्राप्त कर सके। यानी भारतीय संविधान में जो आरक्षण दिया गया है वो समाज के उन वर्गों को दिया गया है जो ऐतिहासिक दृष्टि से समाज के अन्य वर्गों के मुकाबले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हुए हैं, जो समाज की मुख्य धारा से कटे हुए हैं, जिनके साथ उन्नत समाज घृणा व हे की दृष्टि से व्यवहार करता है। समाज के इन वर्गों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए, उन्नत वर्गों के समकक्ष इनको खड़ा करने के लिए इन्हें जो है एक प्रकार से आरक्षण प्रदान किया गया। राजनीतिक आरक्षण भी प्रदान किया गया इनको और सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण प्रदान किया गया। आरक्षण की राजनीति के विषय में हम भारत के राजनीतिक इतिहास पर एक दृष्टि डालते हैं तो भारत एक विशाल विविधताओं वाला देश है। यहाँ के तथाकथित मूल निवासी जिसे अनार्य, शूद्र, अछूत, हरिजन, दलित, आदिवासी, पिछड़े कहा जाता है, शांतिपूर्ण एवं सुखमय जीवन व्यतीत करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के ये लोग सभ्य एवं शांति प्रिय थे। ईसा से 3000 वर्ष पूर्व तथाकथित आर्यों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ने यहाँ की सभ्यता एवं संस्कृति को तहस नहस कर दिया। इन आर्यों एवं उच्च वर्गों ने अनार्यों एवं निम्न वर्गों को पराजित करके इन्हें अपना दास और नौकर बना लिया। उस समय दास यूनान की तरह भारत में भी अपने मालिक की सम्मति समझे जाते थे। इन दासों या शूद्रों को खरीदा व बेचा जाता था। वैदिक काल में 2 वर्ण थे, आर्य व अनार्य। आर्यों के आगे चलकर 3 वर्ण बने, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य।
और अनार्य से चौथा वर्ण शूद्र वर्ण बना। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था इतनी कठोर नहीं थी। गुण एवं प्रतिभा के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपना व्यवसाय चुन सकता था, लेकिन धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था कठोर होती चली गई। ब्राह्मणों ने शेष वर्गों की तुलना में अपने वर्ण को धर्म ग्रंथों के द्वारा श्रेष्ठ सिद्ध किया। महाभारत के अंत में क्षत्रियों का अंत हो गया और धीरे धीरे ब्राह्मणों ने पूरे समाज पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। महाभारत काल के बाद वर्ण व्यवस्था और अधिक जटिल हो गई और समाज में ऊंच नीच के आधार पर भेदभाव बढ़ने लगा। इसके बाद मुस्लिम काल व ब्रिटिश काल में वर्ण व्यवस्था ने धीरे धीरे जाति व्यवस्था का रूप धारण कर लिया। जाति व्यवस्था काफ़ी कठोर हो गई और कोई व्यक्ति अपनी जाति परिवर्तन नहीं कर सकता। जाति से संबंधित ही कोई उद्योग धंधा अपनाया जा सकता था। इस प्रकार ब्रिटिश काल में जाति एक बंद व्यवस्था बन गई। एक बार जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है वो आजीवन उसी जाति में रहता है। समाज में छुआछात व ऊंच नीच का भाव विकसित होने से धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था का चौथा वर्ण, जिसे हम शूद्र या छूत कहा जाता है, समाज के अन्य तीनों वर्णों की तुलना में जीवन के हर क्षेत्र में पिछड़ता चला गया। आरक्षण के अन्य मापदंड। भारत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक आरक्षण की व्यवस्था की गई। हजारों सालों से समाज के ये तथाकथित निम्न वर्ग के लोग जो हैं, उच्च वर्णों के लोगों से हर क्षेत्र में पिछड़े हुए थे और राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए, पूरे देश का समान रूप से विकास करने के लिए, देश के लोगों में समानता स्थापित करने के लिए संविधान में अनुसूचित जातियों व जनजातियों को सरकारी नौकरियों में, विधान सभाओं में और लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 15% और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 7.5% आरक्षण प्रदान किया। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई, जो कुल 49.5% है। हालांकि भारत के कुछ राज्यों में 50% से भी ज़्यादा आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जो न्यायालय के विचाराधीन है। तमिलनाडु में 69% सीटें सरकारी सेवाओं में आरक्षित हैं, जिसमें 30% सीटें ओबीसी, 20% सीटें एमबीसी, 8% एससी, 1% सीट एसटी के लिए उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2006 में तमिलनाडु सरकार को आरक्षण लाभ से मलाईदार पर्त को अलग कर देने को कहा। यानी जो क्रीमी लेयर है, जो आरक्षण का लाभ लेकर के शिखर पर पहुंच गए हैं, जिनकी इकोनॉमी सुदृढ़ हुई है, उनको क्रीमी लेयर में लिया गया। उत्तर पूर्वी भारत के कुछ राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम में राज्य सेवाओं में अनुसूचित जनजाति के लिए लगभग 80% के करीब स्थान आरक्षित है और शेष 20% अनारक्षित है। आंध्र प्रदेश में राज्य सेवाओं में 25% अखिल अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है, 15% अनुसूचित जाति के लिए, 6% अनुसूचित जनजाति के लिए, 33.3% महिलाओं के लिए आरक्षित है। आंध्र प्रदेश में 83.3% सीटें आरक्षित हैं। देश के कुछ राज्यों में धार्मिक समुदायों के पिछड़ेपन के आधार पर भी आरक्षण दिया गया। जैसे तमिलनाडु में ईसाइयों और मुस्लिमों के प्रत्येक के लिए 3.5% सीटें आरक्षित हैं। आंध्र प्रदेश में मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण है। केरल में मुस्लिमों के लिए सरकारी सेवाओं में 12% आरक्षण है। चंडीगढ़ में चंडीगढ़ आदिवासियों के लिए 50% सीटें आरक्षित हैं। महिलाओं के लिए पंचायती राज व्यवस्था में 33% स्थान आरक्षित है। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता सेनानियों, विकलांगों, खेल हस्तियों, सेवानिवृत्त सैनिकों व आर्थिक आधार पर भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। कुछ राज्यों में सरकारी सेवाओं में महिला उम्मीदवारों के लिए स्थान आरक्षित की गई।
73वें व 74वें संविधान संशोधन के द्वारा SC/ST को पंचायत चुनाव में उनकी जनसंख्या के अनुरूप में आरक्षण दिया गया। केंद्र सरकार ने 2020 में संविधान संशोधन के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की। तो ये आरक्षण के कुछ अन्य मानदंड हैं। संविधान में जो अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, उसके अतिरिक्त जो है धीरे धीरे देश के बहुत सारे राज्यों में और केंद्र स्तर पर आरक्षण समाज के दूसरे वर्गों तक पहुंचा। जैसे 2020 में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन थे जनरल कैटेगरी में, उनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में कुछ जगह आरक्षण स्थान दिए गए हैं। राज्य विधानसभाओं में सीटें आरक्षित की गई हैं। धर्म के आधार पर कुछ राज्यों में सीटें आरक्षित की गई है। तो आरक्षण के जो मापदंड है वो समय समय पर उनमें बदलाव किया गया। संविधान में आरक्षण दिया गया है, उसमें जो कैटेगरी दी गई है उनका हम 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। पहले इसमें है अनुसूचित जातियाँ, शेड्यूल्ड कास्ट। अनुसूचित जाति शब्द अछूतों के लिए एक नया संवैधानिक नाम है। अनुसूचित जाति में लोग आते हैं जो छुआछूत के कारण समाज से अलग एवं दयनीय स्थिति में रहते थे। समाज में इन्हें निम्न स्तर का मानकर इनके साथ घृणित व्यवहार होता था। इन लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अवसर से वंचित रखा जाता था। संविधान के अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित किए गए। वर्तमान में इन जातियों के लिए लोकसभा में 84 स्थान आरक्षित है। अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों को उनकी कुल जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित किए गए। जैसे हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं, तो 20% के लगभग हरियाणा में ऐसी कम्युनिटी की पॉपुलेशन है, इसलिए लोकसभा की 10 में से 2 और विधानसभा की 90 में से 17 सीटें शेड्यूल्ड कास्ट के लिए आरक्षित है। इसी तरह से देश के दूसरे राज्यों में अनुसूचित जातियों को उनकी कुल जनसंख्या के अनुपात में जितने प्रतिशत जनसंख्या है उतना ही प्रतिशत आरक्षण दिया गया। देश में अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या का लगभग 15% से, इसलिए उन्हें केंद्रीय सेवाओं में 15% आरक्षण दिया गया। अनुसूचित जातियों में कुछ जातियां दी गई है, जैसे चमार है, महार है, वाल्मीकि, पासवान, कुर्बी, मेहरवाल, धानक, जुलाहा, बाजीगर, नटोड। इस तरह की कुछ जातियां जो है जिनको लंबे समय से समाज के जो विकास धारा है उससे वंचित रखा गया, वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से पिछड़ी हुई जातियाँ थी, उनको शामिल किया गया। अनुसूचित जातियों के बारे में कुछ विद्वानों ने परिभाषा दी है। डॉक्टर घुरिये ने कहा है, जो एक समाजशास्त्री हैं, कि अनुसूचित जातियाँ वे समूह हैं जिनका नाम एक समय विशेष में लागू अनुसूचित जाति आदेश के अंतर्गत आता है। द शेड्यूल्ड कास्ट आर दोज ग्रुप विच आर नेम्ड इन द शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर इज फोर्स फॉर टाइम बीइंग। डॉक्टर कैलाश नाथ शर्मा के अनुसार अस्पृश्य जातियाँ वे जाति हैं जिनके स्पर्श से एक व्यक्ति अपवित्र हो जाए और उसे पवित्र होने के लिए कुछ पुण्य करना पड़े। डॉक्टर मजूमदार ने कहा है कि अस्पृश्य जातियाँ वे हैं जो अनेक सामाजिक और राजनीतिक निर्योग्यताओं के शिकार हैं और इनमें से अनेक निर्योग्यताएं उच्च जातियों द्वारा परंपरागत तौर पर और सामाजिक तौर पर लागू की गई है। यानी अनुसूचित जातियां वो जाति हैं जो संविधान में अनुसूचित जाति ऑर्डर के द्वारा या जो लंबे समय से समाज की मुख्य धारा से कटी हुई थी, जिनके साथ घृणा का व्यवहार किया जाता था, जो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई थी, उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए, समाज के दूसरे लोगों के समकक्ष खड़ा करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। एक लिस्ट बनाई गई, उस लिस्ट में जो जातियाँ हैं उनको अनुसूचित जाति कहा गया। दूसरी इसमें कैटेगरी है अनुसूचित जनजातियाँ।
अनुसूचित जनजातियां एक प्रकार से ट्राइबल जो कम्युनिटीज हैं, आदिवासी जातियों का एक नया संवैधानिक नाम है। अनुसूचित जनजातियों में वनों, पर्वतों, नदियों के पास रहने वाली जातियों को शामिल किया गया, जिन्हें आमतौर पर आदिवासी, पहाड़ी या मूल निवासी कहा जाता है। ये लोग अपनी स्थानिक एवं सांस्कृतिक अलगाव के कारण समाज के अन्य लोगों से अपनी पहचान बनाए रखते थे अलग। वर्तमान समय में भी इन जातियों के खान पान, रहन सहन, आचार विचार, रीति रिवाज देश के अन्य लोगों से अलग है। ये जातियां भी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अवसरों से हमेशा वंचित रही हैं। लोकसभा में इन जातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं और राज्य विधानसभाओं में उनकी कुल जनसंख्या के अनुपात में राज्य विधानसभा में स्थान आरक्षित किए गए हैं। देश के कुछ राज्यों जैसे राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश इत्यादि में इस श्रेणी के लोग अधिक मात्रा में। राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजातियों को केंद्रीय सेवाओं में उनकी जनसंख्या के अनुपात में 7.5% आरक्षण प्रदान किया गया है। अनुसूचित जनजातियों में कुछ प्रमुख जाति जैसे भील, मुंडा, खासी, गारो, गद्दी, संथाल, मीणा, नागा, कुकी, पुलियन, मलायन इत्यादि। इन जातियों को अनुसूचित जनजातियों एक शेड्यूल बनाया गया जो पहाड़ों में, जंगलों में, झीलों, नदियों के किनारे रहती थी। ऐसी जो जिसे भारत का मूल निवासी कहा जाता है, इन जातियों को शामिल किया गया ताकि ये लोग भी जो है समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके और इनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पिछड़ापन दूर हो और देश के दूसरे लोगों के समकक्ष जो है इनको विकास का लाभ मिले। आरक्षण में तीसरा महत्वपूर्ण वर्ग है अन्य पिछड़े वर्ग। अन्य पिछड़े वर्ग अदर बैकवर्ड क्लासेज की संविधान में कोई परिभाषा नहीं दी गई। प्रत्येक राज्य ने पिछड़े वर्ग का अलग अलग अर्थ लिया है। राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान करने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया। 1961 में पिछड़ी जातियों की आर्थिक आधार पर सूची बनाने का विचार किया गया। 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने राष्ट्रीय राजनीति की कार्यसूची में पिछड़ी जातियों को पुनः शामिल किया। 1990 में प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का प्रयास किया, जिससे पिछड़ों के लिए केंद्रीय सेवाओं में 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। लेकिन समाज के उच्च वर्गों द्वारा इसका राष्ट्रीय स्तर पर हिंसक तरीके से विरोध किया गया। केंद्रीय व राज्य विधानमंडलों में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई। सरकारी सेवाओं में राज्य स्तर पर इनको आरक्षण उपलब्ध करवाया गया। देश में जो पिछड़ी जातियां हैं, संविधान में एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड को ही जो है सुविधा देने की बात कही है। जो जातियां सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी गई, आर्थिक का जिक्र नहीं है उसमें। पिछड़ी जातियों में मुख्य कुछ जातियां जैसे कुम्हार है, सुनार है, लोहार है, तेली, धोबी, नाई, यादव, अहीर, गुज्जर इत्यादि। इन जातियों को जो है मुख्य तौर पर पिछड़ी जातियों में माना जाता है। अब प्रश्न उठता है कि आरक्षण के उद्देश्य क्या है। भारत में शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेज, अदर बैकवर्ड क्लासेज और उसके बाद कोई मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज या स्पेशल बैकवर्ड क्लासेज, अनेक प्रकार के इनको पदनाम दिए गए। उसके बाद महिलाओं के लिए फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई केंद्रीय स्तर पर। तो आरक्षण के विभिन्न प्रकार के स्वरूप हमें भारत में दिखाई देते हैं। आरक्षण क्यों दिया जाता है, इसके पीछे कौन से उद्देश्य हैं, उन पर हम डिस्कस करेंगे। तो भारत के राजनीतिक इतिहास से पता चलता है कि भारत में समाज हमेशा ही ऊंच नीच के आधार पर विभाजित रहा है। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था ने पूरे समाज में कभी एकता व समन्वय पैदा नहीं होने दिया। जाति के आधार पर समाज में हमेशा संघर्ष और टकराव की भावना रही। निम्न जातियों ने समाज में बराबरी व सम्मानजनक स्थान प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास किया। ब्रिटिश भारत में दलितों और पिछड़ों के कल्याण के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने
भारत के नवी संविधान में इन कमज़ोर सामाजिक वर्गों के कल्याण के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। राजनीतिक आरक्षण के साथ साथ सरकारी सेवाओं में भी समाज के इन वर्गों को आरक्षण उपलब्ध करवाया गया। उसके बाद 73 में 74 में संविधान संशोधन में भी जो नवीन पंचायती राज सिस्टम आया, समाज के इन वर्गों के लिए SC ST के लिए उनकी जनसंख्या के अनुरूप पंचायतों में स्थान आरक्षित किए गए। इसके साथ ही सरपंच के पद या ब्लॉक समिति के चेयरमैन या जिला परिषद के अध्यक्ष के पद को भी जो है आरक्षण के दायरे में लिया गया, रोटेशन के अनुसार, चक्रानुक्रम विधि के अनुसार। भारत में आरक्षण प्रदान करने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य जो है सामाजिक संरक्षण का है, सोशल प्रोटेक्शन। भारत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को समाज में सम्मानजनक स्थान उपलब्ध करवाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में इन लोगों की सामाजिक स्थिति काफ़ी दयनीय थी। समाज में इन लोगों के साथ ऊंच नीच का भेदभाव किया जाता था। समाज में इन लोगों को सार्वजनिक स्थानों जैसे तालाब, कुओं, रेलवे स्टेशन, होटल, सिनेमा इत्यादि में दुर्व्यवहार किया जाता था। संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 में जाति, भाषा, धर्म, नक्षत्र, लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही, अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, शिक्षा व सेना में उपाधियों को शुरू किया गया। तो इन मौलिक अधिकारों के द्वारा समाज के इन वर्गों को सामाजिक संरक्षण प्रदान किया गया ताकि इन लोगों के साथ जो हजारों सालों से भेदभाव होता था, दुर्व्यवहार होता था, अत्याचार होता था, उसको समाप्त करके इनको बराबर के समानता का अधिकार दिया गया। इसी तरह मौलिक अधिकारों के साथ साथ नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी इनको विशेष प्रकार का सामाजिक संरक्षण दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 38, 44, 46, 47 में इन वर्गों को सामाजिक संरक्षण प्रदान किया गया है। यानी समाजवाद के माध्यम से या पंचायती राज सिस्टम के माध्यम से या जो प्रबंध, औद्योगिक प्रबंध में भागीदारी को लेकर के, या इनको कानूनी संरक्षण जो है वो राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में प्रदान किया गया। आरक्षण के पीछे दूसरा महत्वपूर्ण कारण आर्थिक संरक्षण है, इकोनॉमिक प्रोटेक्शन। यानी शताब्दियों से समाज के इन कमजोर वर्ग यानी अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां व अन्य पिछड़े वर्ग की आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय थी। इन लोगों के पास जीवन की मूलभूत सुविधाएं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान का नितांत अभाव था। ये लोग अपनी आजीविका के लिए शेष उन्नत समाज पर आश्रित थे। इसलिए इन लोगों में आर्थिक आत्मनिर्भरता पैदा करने के लिए वर्तमान संविधान में आर्थिक संरक्षण प्रदान किया गया। संविधान के अनुच्छेद 16(4) में इन लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण उपलब्ध करवाया गया। केंद्रीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों को 15%, अनुसूचित जनजातियों को 7.5% और पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण की जो है व्यवस्था की गई। राज्य सेवाओं में भी समाज के इन कमजोर वर्गों के लिए कुल जनसंख्या के अनुपात में राजकीय सेवाओं में आरक्षण उपलब्ध करवाया गया। जैसे हरियाणा में अनुसूचित जातियों की संख्या लगभग 20% है, तो सरकारी नौकरियों में 20% स्थान इनके आरक्षित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत बंध व मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया गया। मनुष्यों का किसी भी रूप में क्रय विक्रय पर रोक लगाई गई। संविधान के अनुच्छेद 38 में आर्थिक न्याय प्रदान करने की बात कही गई है। 38(2) में आर्थिक असमानता को समाप्त करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 39 में आजीविका के अधिकार और भौतिक साधनों का विकेंद्रीकरण करने का सरकार को निर्देश दिया गया है, राज्य को निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 42 में राज्य द्वारा कार्य की न्यायपूर्ण स्थिति प्रदान करने। अनुच्छेद 47 में आहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों के नाम निर्देश दिए गए, जिन्हें राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं।
भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में दी गई ये सभी आर्थिक व्यवस्थाएं समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक कल्याण के लिए। तीसरे प्रकार का जो है राजनीतिक संरक्षण है, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन। समाज के कमजोर वर्गों के राजनीतिक संरक्षण के लिए आरक्षण की व्यवस्था करना अति आवश्यक था। समाज के उच्च वर्णों की तरह इन वर्गों की राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि आवश्यक थी। पूरे देश के विकास के लिए समाज के सभी वर्गों का विकास जरूरी था। इसलिए राजनीतिक निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी इन लोगों की निर्धारित की गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के अंतर्गत राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए उनकी कुल जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित की गई। जैसे 1971 की जनसंख्या के अनुसार हरियाणा में एससी कम्युनिटी की पॉपुलेशन लगभग 20% है, इसलिए राज्य की विधानसभा की 90 सीटें हैं, उसमें से 17 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। लोकसभा की 10 में से 2 सीटें एससी कम्युनिटी के लिए आरक्षित हैं। हरियाणा में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या न के बराबर है, इसलिए विधानसभा में इनके लिए कोई स्थान आरक्षित नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों की संख्या न के बराबर है, इसलिए अनुसूचित जातियों को वहाँ पर कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश की 60 विधानसभा सीटों में से 59 सीटें जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। 73वें व 74वें संविधान संशोधन के द्वारा समाज के इन कमजोर वर्गों को पंचायती राज व नगर पालिकाओं नगर निगमों में भी राजनीतिक संरक्षण प्रदान किया गया। पंचायती राज व नगर पालिका के चुनाव में अनुसूचित जातियों व जनजातियों को उनकी कुल जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित किए गए। पंचायती राज चुनाव में पिछड़े वर्गों के लिए स्थान आरक्षित करने का अधिकार भी राज्य सरकारों को है। राज्य सरकारें पिछड़े वर्ग की कुल जनसंख्या के अनुपात में उनके लिए स्थान आरक्षित कर सकती है। अनुच्छेद 331 के अंतर्गत भारत में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की राजनीतिक सहभागिता के लिए लोकसभा में 2 स्थान और राज्य विधानसभाओं में 1 स्थान उनकी जनसंख्यात्मक प्रतिनिधित्व के रूप में मनोनीत करने का प्रावधान किया गया है। हालांकि इसको अभी जो है इसमें परिवर्तन कर दिया गया है। चौथे प्रकार का आरक्षण है एजुकेशनल प्रोटेक्शन, शैक्षणिक संरक्षण। समाज के कमजोर वर्ग उच्च वर्गों की तुलना में शैक्षणिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हैं। समाज के इन वर्गों को हमेशा शिक्षा से वंचित रखा गया। इन वर्गों की सामाजिक आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि ये उच्च वर्गों या उच्च वर्णों की तरह शिक्षा सुविधाओं का लाभ उठा सकें। समाज के इन कमजोर वर्गों के लोगों की साक्षरता दर में वृद्धि करने के लिए शिक्षा संस्थानों में इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 16(4) के तहत शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब को केंद्रीय स्तर पर 15% व 7.5% आरक्षण प्रदान किया गया। पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए केंद्रीय सेवाओं में 27% आरक्षण प्रदान किया गया। अनुसूचित जातियों जनजातियों को सरकारी नौकरियों के प्रमोशन में भी आरक्षण प्रदान किया गया। केंद्रीय संस्थानों में प्रवेश के लिए एससी को 15% और एसटी को 7.5% व ओबीसी के लिए 27% स्थान आरक्षित किए गए। एससी एसटी के विद्यार्थियों को नौकरी के लिए अंकों व आयु में भी छूट का प्रावधान किया गया। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक था आरक्षण की राजनीति। आरक्षण की राजनीति क्या है, आरक्षण की राजनीति का भारत में क्या इतिहास रहा है, भारत में आरक्षण प्रदान करने के कौन कौन से मापदंड रहे हैं, भारत में संवैधानिक दृष्टि से समाज के किन वर्गों को किन जातियों को आरक्षण उपलब्ध करवाया गया, वर्तमान कॉन्टेक्स्ट क्या है। इसके साथ साथ भारत में संवैधानिक दृष्टि से आरक्षण प्रदान करने की जो व्यवस्था की गई है उसके पीछे क्या क्या उद्देश्य रहे, आरक्षण क्यों प्रदान किया गया, आरक्षण प्रदान करने के पीछे क्या लक्ष्य थे। तो आरक्षण की राजनीति से संबंधित आज का ये टॉपिक आपको कैसे लगा।
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, ताकि आने वाली हर नई और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।